नमस्कार साथियों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 49 को। और साथियों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 48 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, या उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? बस कितना साथियों है, यहाँ से ए और बी कार्य कर रहे हैं 18 दिन में, ए और बी ये मिलकर कार्य कर रहे हैं 18 दिन में। फिर आगे कि बी और सी उसी कार्य को करते हैं 27 दिनों में, यानी कि बी और सी इसी कार्य को पूरा कर दे रहे हैं 27 दिनों में। और फिर आगे क्या है कि ए बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को कर दे रहे हैं 12 दिनों में, यानी कि ए बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तो ये कार्य समाप्त हो जा रहा है 12 दिनों में। तो टोटल कार्य निकाल लेंगे, टोटल कार्य हो जाएगा इन सभी का एलसीएम। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 18, 27 और 12 का एलसीएम ये हो जाएगा 108। ठीक है, यहाँ से ए और बी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 18 इटोटर से। फिर ये कितना बी और सी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और तीनों की संयुक्त क्षमता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इटोटर से, यानी कि 9 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है कि ए और सी उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और सी का, यानी कि ए और बी की क्षमता कितना है, ए और बी की क्षमता है 6, यानी कि ए और बी की जो क्षमता आ जाएगा 6, तो और तीनों की क्षमता है 9, तो सी की क्षमता कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि सी की क्षमता जब आ जाएगा 3 और बी और सी की क्षमता कितना है 4 है, तो बी की क्षमता हो जाएगा 1। तो यहाँ से बी की क्षमता आ जाएगा 1, तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा, इन दोनों की क्षमता है 6, तो ए की क्षमता आ जाएगा 5। तब पूछा कि ए और सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी का संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, ए का है 5 और सी का है 3, यानी कि ए दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कार्य करते हैं 8 यूनिट, लेकिन करना कितना है, करना है 108 यूनिट का। 10 1 बराबर में हो जाएगा, यानी कि ए और सी मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे 108 बटा में 8 दिन में। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, 2 चौक 28, ये हो जाएगा 13 सहित 1 बटा में 2 दिन में ए और सी मिलकर इस पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/5 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साथियों से कितना ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है ए में दिया है कि 8 बटा में 13, बी में कितना दिया है, बी में दिया है 11 बटा में 13, सी में कितना दिया है, सी में दिया है 5 बटा में 7, और डी में कितना दिया है, डी में जो दिया है वो दिया है 9 बटा में 11। ठीक है, यहाँ से प्रश्न में बोला है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो अंश जो है वो हर से 5 कम है, यानी कि 8 जो है वो 13 से 5 कम है, तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। किसी और ऑप्शन में नहीं है 5 का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑप्शन हम लोग बना सकते हैं। अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से हो जाएगा। मान लेते कि अंश और हर जो है, इनकी भिन्न जो है वो है कितना, वो है x बटा में y है। ठीक है, x बटा में y। तो बोला क्या है, बोला है कि भिन्न का अंश जो है इसके हर से 5 कम है, यानी x है जो वो हर से इनके y से 5 कम है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 5, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर है कितना दिया है, आगे दिया है कि यदि अंश में से 2 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/5 के बराबर होता है, यानी कि अंश में से 2 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2/5। 36 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस का 10 और ये हो जाएगा बराबर का 2y प्लस का 4। यहाँ से हमारा आ जाएगा 5x माइनस का 2y बराबर 10 से 4 14। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x माइनस का y बराबर में माइनस का है 5। यहाँ से अगर y को हटाते हैं तो यहाँ से करना पड़ेगा हमको 2 गुना, ये हो जाएगा 2x, ये 2y और ये 5 दूनी 10 माइनस का। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा घटाने पर माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा,
तो प्लस के 2a माइनस के 2a कैंसिल आउट, और ये 5 इसमें से 2x जाएगा तो 3x बराबर में ये आ जाएगा 14 और 10 कितना होता है, ये होता है 24। ठीक है, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, तो x जो है वो y से 5 कम है, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 13। तभी तो 13 जो है वो 8 से 5 अधिक है, यानी कि 8 जो है वो 13 से 5 कम है। तो मूल भिन्न पूछा, तो मूल भिन्न कितना माने, x बटा में y माने है, तो यहाँ से मूल भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा 8 बटा में 13। तो दोस्तों ऐसे ही बना सकते हैं या ऑप्शन के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 सहित 1/2 मीटर और 8 सहित 3/4 मिनट की लंबाइयों को सटीक रूप में मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी संख्या पूछा है, कहीं ना कहीं हमको एसएफ ज्ञात करना होगा। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 सहित 1/2 मीटर, 3 दूनी 6 और 1 7/2 मीटर, और कितना है, और है कि 8 सहित 3/4 और 32 से 3 35/4 मीटर का हमको ज्ञात करना है HCF। ठीक है, तो भिन्न का HCF होता है कि अंश का HCF और बटम होता है हर का एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, अंश का HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 7, और हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 4 यानी कि 4, यानी कि वो संभावित लंबाई जो है वो 7/4 मीटर की है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ से व्यंजक दिया है कि 5 + 5 गुने 5, 5 प्लस का 5 गुने 5, फिर बटे में 5 गुने 5 प्लस का 5 गुने का है 1/5 भागा का है 1/5 इंटू का 1/5, फिर बटे में 1/5 इंटू का 1/5, और ये भागा में कितना है, भागा में 1/5, और ये माइनस का है 5 माइनस 1/5, और गुने के कितना है, ये 10/2। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 25 से 5 30, 5 25 से 5 30, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये कटकर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 गुने यहाँ पर आ जाएगा 1/5, और ये 5 25, तो इसको पलट कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा गुने का 25, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25, और ये गुने का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 5 एलसीएम, तो 5 25 माइनस 1 यानी कि 24/5, और ये हो जाएगा गुने का 10/2, तो ये 2 5 10, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 25, और ये 5 25, यानी कि यहाँ से मान जाएगा 1 गुने 5, और ये 5 ऊपर चला जाएगा यानी कि गुने का हो जाएगा 5, माइनस का ये हो जाएगा 24, तो 5 25 माइनस का 24 यानी कि इसका मान जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो साथियों मान लेते हैं कि पहले जो लंबवृत्तीय बेलन का जो त्रिज्या और ऊंचाई था वो था 1, यानी कि R1 भी था 1 और H1 भी था 1। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो इसका अगर दोगुना कर दिया जाता है यानी कि R2 कर दिया जा रहा है 2 और H2 भी कर दिया जा रहा है 2। तो बोला है कि वृद्धि के बाद जो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन में जो वृद्धि होता है वो कितना परसेंट है। तो मूल बेलन के कितना था आयतन, ये हो जाएगा बेलन का आयतन होता है πr² h, यानी कि पाई r यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच यानी कि 1, यानी कि पाई इंटू का 1, और ये कितना हो जाएगा वृद्धि के बाद आयतन, ये हो जाएगा πr² h यानी कि πr², तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 यानी कि 8। कितना का वृद्धि हो रहा है, ये हो रहा है पाई से 8 पाई, यानी कि 7 पाई का वृद्धि हो रहा है, और किससे वृद्धि हो रहा है तो पाई से हो रहा है, और गुने का हो जाएगा 100, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 700%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी। तो भरने वाला कितना है, भरने वाला जो इनलेट पाइप जो है वो 4 घंटे में टंकी को भर देता है। कि मान लेते कि भरने वाला टंकी जो है वो है ए, ये भर दे रहा है 4 घंटे में। फिर आगे है कि एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो मान लेते कि जो खाली करने वाला जो टंकी है वो है बी। ठीक है, तो कितने घंटे में खाली कर दे रहा है,
ये खाली कर दे रहा है 6 घंटे में। तो पहले निकाल लेंगे टंकी की क्षमता। तो टंकी की क्षमता हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, यहाँ से हो जाएगा टंकी की क्षमता यानी कि टोटल वर्क, ये हो जाएगा 12। तो भरने वाला का कितना हो जाएगा क्षमता, ये हो जाएगा 4 3 12, और खाली करने वाला का हो जाएगा 6 दूनी 12। ये खाली करने वाला तो माइनस हो जाएगा। और फिर बोल रहा है आगे कि गलती से दोनों पाइप खुल रह जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी, कि आधा काम करना है इसको। तो पूरा कितना है 12 है, तो आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और दोनों एक से जब खुला हो जाएगा तो कितना करेंगे, ये करेंगे साथ में मिलकर 3 भरने वाला है 2 खाली करने वाला है, यानी 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि 1 भरेगा। और ये कितना भरना है काम, इसको भरना है 6 यूनिट, यानी कि 6 घंटे में आधे टंकी को भर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कितना दिया है 9 35 20 25 25 15 और 25। तो पहले इन सभी को सजा लेंगे हम लोग बढ़ते क्रम में, कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा बड़ा। तो ऐसे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पर है 9, ठीक है, यानी कि पहले हो जाएगा 9, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 15, ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 20, उसके बाद हो जाएगा कितना, उसके बाद हो जाएगा 25। तो 25 से 3 ठो, तो 1 2 और ये 3 ठो हो गया 25। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 35, ठीक है। यहाँ से पूछा है माध्य माध्यिका बहुलक का योग, यहाँ से पहले निकाल लेंगे हम लोग माध्यिका। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या। या संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ठो है, देखिए एक कटेगा 3 3 पर, तो 1 2 3 यहाँ से कट जाएगा, 1 2 3 यहाँ से ये कट जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा माध्यिका आ जाएगा 25। फिर बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक होता है अत्यधिक रिपीटेड वाली संख्या। अत्यधिक रिपीटेड वाली संख्या कौन सी है, वो है 25। नहीं 25 3 बार है, यहाँ से बहुलक हो जाएगा 25। और माध्य निकाल देंगे। अब माध्य क्या होता है, माध्य यानी कि एवरेज कितना होता है। तो माध्य हो जाएगा टोटल परिणामों का योग बटा टोटल परिणामों की संख्या। तो टोटल परिणामों का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 25 50 50 से 25 75 75 5 80 80 10 90 90 और 20 110 110 और 30 140 140 से 5 145 145 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154, यानी कि 154 हो जाएगा इसका योग। और टोटल संख्या कितना है, संख्या है 7 ठो, यानी कि ये हो जाएगा बट्टे में 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14, यानी कि माध्य आ गया हमारा 22, माध्यिका आ गया 25 और बहुलक आ गया 25। तो इन सभी का योग पूछा है। तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 25 25 50 50 से 20 70 और 2 72, यानी कि इसका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो दूसरी मेज के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे पहले मेज का कितना बेच रहा है, ऐसे पहले मेज के बेच रहा है 400 रुपये पर, तो उसको 25% का लाभ होता है। यानी कि 125% का जो मान दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 400। यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 400 बटा में 125, ये हो जाएगा 25 5 125 और ये कितना हो जाएगा 25 8 है 200 और 25 16 400, यानी कि ये हो जाएगा 16 बार में। यहाँ से 1% का मान 16 बटा में 5, यहाँ से निकाल देंगे 100% का मान। 100% बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटा में 5 इंटू का 100, ये हो जाएगा 20 5 100। यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये 16 दूनी 32 इनके 320 रुपये आ गया पहले में इसका क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ से CP1 कितना आ जाएगा, CP1 आ गया यहाँ से 320 रुपया। आगे दिया है कि वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। लेकिन जितना उसका लाभ हो रहा है उतना ही उसको हानि हो जा रहा है, ठीक है। तो कितना लाभ हो रहा है, कोई वस्तु करे 320 रुपये में और बेच रहा है 400 रुपये में, तो कितना का लाभ हो रहा है, उसको हो रहा है 25% का। तो रुपया में कितना का लाभ हो रहा है, रुपया में यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 400 माइनस के 320 यानी कि 80 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो हानि भी कितना हो रहा है, हानि भी उसको हो रहा है 80 रुपया का, ठीक है। और लॉस यहाँ से कितना दिया है, लॉस दिया है 10%, यानी कि 800 रुपया में है लॉस हमारा 80% और परसेंट में कितना है, परसेंट में है 10%। जैसे 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8 रुपया। तो 100% निकाल देंगे, तो 100% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8 गुने का 100, यानी कि दूसरे में इसका जो क्रय मूल्य है वो है 800 रुपया।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, बोर्डमास का उपयोग करके दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो कितना दिए, 4/11, 4/11 इंटू का 121 बट्टा में 16 इंटू का 75 का स्क्वायर माइनस का 55 का स्क्वायर और इंटू का दिया है 1/100। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। तो 75 प्लस का 55, तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा गुने का 75 माइनस का 55 यानी कि ये हो जाएगा 20। यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 दूनी 2600, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 11 11 121 और ये 4 चौके 16 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 24, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। तो यहाँ से 11 छके 66 और ये हो जाएगा इंटू का 2600 और ये इंटू का 1/100, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 36 यानी कि इसको गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 1716। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया है सब सेंटीमीटर में, कि सबको मान बदलना है उनका सेंटीमीटर में, और यहाँ से दिया बड़ी से बड़ी संख्या एंड कहीं ना कहीं हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है 7 मीटर, तो 7 मीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर में 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। फिर कितना है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। और कितना है, और है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। तो इन सभी का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 385 भागा में 700, 385 भागा में 700, ये जाएगा एक बार में, यहाँ से हमारा आ जाएगा 385, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 85 और 15 100 और ये 6 में से 3 जाएगा 315, फिर जाएगा ये कितना 385, यहाँ से हमारा जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 315, यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 8 में से 1 जाएगा 7 यानी कि 70, फिर ये आ जाएगा 315, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार में, यहाँ से हमारे 7 28 यानी कि 280, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 में से 0 जाएगा 5 और ये 11 में से 8 जाएगा 3 की 35, यहाँ से हमारा जाएगा एसीएफ 35। और फिर करेंगे 35 भागा का 1295, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 9 और 1 10, यहाँ से हमें कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 2 और ये उतरा 5, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 7 बार में, यहाँ से हमारा 7 5 35 के 5 हासिल 3 17 21 3 24 की 245, यहाँ से हमारा एसीएफ कितना आ जाएगा, एसीएफ आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, यानी कि वो संभावित जो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इनकी माध्यिका 17 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बराबर होता है ठीक बीच बीच वाली संख्या, और इसको पहले हम लोग सजा लेंगे बढ़ते क्रम में, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है, ठीक है। तो कितना दिया है, यहाँ से जो संख्या दिया है वो दिया है 8 10 12, 8 10 12 15, उसके बाद कितना है x प्लस 2 है, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 20 25 30 और 32 है, ठीक है। और इसका माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका जो दिया है, माध्यिका वह कितना दिया है, वह दिया है 17। तो गिन लेंगे कितना संख्या, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी 4 पर कटेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ से 1 कट जाएगा और यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से 1 कट जाएगा, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा माध्यिका, वो आ जाएगा x प्लस का 2 और बट्टे में 2, और इसका दिया है माध्यिका कितना, इसका मान दिया है 17, ये कितना हो जाएगा, ये 2 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यहाँ से हमारा जाएगा x और x 2x प्लस का 2 बराबर में 34, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा x प्लस 1 बराबर में 34, तो ये कर जाएगा 17 दूनी 34 और यहाँ से x का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 16। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 रुपया हो जाती है,
और समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट कितना दिया, अमाउंट दिया है 2613 रुपये की मिश्र धन। अमाउंट जब दिया है 2613 रुपया और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 6 वर्ष और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5%। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसे ही बराबर में होते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन, जैसे मूलधन मान लेते हैं पी वाई एक्स, यहाँ से ऐसा ही हो जाएगा मिश्रधन माइनस का मूलधन की 2613 माइनस का एक्स बराबर में हो जाएगा पी आर टी बट्टा में 100 क्योंकि एक्स इंटू का 5 इंटू का 6 और बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 5 30 यानी कि 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा भागा में, तो गुना में हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2613 इंटू का 10 यानी कि 26,130 माइनस का 10x बराबर में हो जाएगा 3x। इस माइनस 10x को इधर ट्रांसफर माइनस प्लस में क्या समझ आ जाएगा 26,130 बराबर में 10 और 3 13x। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 13 दूनी 26 और ये 13 एकम 13। ठीक है, यानी कि 2010 रुपया आ गया इसका मूलधन। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से जब मूलधन आ गया 2010 रुपया और नया कितना है, नया है मिश्रधन 3015 रुपया, यानी कि यहाँ से नया मिश्रधन जो है वो 3015 रुपया। यहाँ से नया से कितना हो जाएगा, यहाँ से नया से हो जाएगा मिश्रधन माइनस का मूलधन यानी कि 3015 माइनस का 2010 बराबर में हो जाएगा पी आर टी, क्योंकि 2010 इंटू का आर कितना, आर है 5% और टी निकालना यानी कि टी और बट्टे में हो जाएगा 100। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1005 रुपया बराबर में ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 5 दूनी 10। ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा गुना में यानी क्या हो जाएगा 2 और बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 201। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में और यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 क्योंकि टी बराबर जो आ जाएगा हो जाएगा 10 वर्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 0, तो ए बी सी का ऐसा मान रखेंगे जो जोड़ने घटाने पर हमको 0 दे दे। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मानते हैं a का मान 1 और b का मान मानते कि माइनस का 1 और c का मान मानते कि है 0, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 और 0 की 1 और 1 0 0 और 0 0। ठीक है, तो ऐसे पूछा क्या है, पूछा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर का मान पूछा है। ठीक है, बस कितना आ जाएगा, ए का जगह पे कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस का बी का जगह कितना माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सी की जगह कितना है 0 तो 0 का स्क्वायर 0 ये प्लस का 0 का होल स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू का बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस का बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर माइनस 1 इंटू का 0 यानी कि 0 प्लस का सी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 और बटन नीचे हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी को जो समय लगेगा वो लगेगा अपने लंबाई को और प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में जो समय लगेगा वही इसको समय लगेगा। तो कितना है ट्रेन की चाल, ट्रेन की जो चाल है ट्रेन का चाल वो कितना दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बदलना होगा हमको मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सब लंबाई दिया है मीटर में। ठीक है, तो यहाँ से कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको गुना करना पड़ेगा हमको 5/18 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 40 दूनी 80 यानी कि 40 × 200 बट्टा में 9 आ जाएगा इसका ट्रेन का चाल मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बोलेंगे या टोटल दूरी बोलेंगे, ये कितना हो जाएगा 450 मीटर का लंबी रेलगाड़ी है कि 450 प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है ये 150 मीटर, ये कितना हो जाएगा, ये 4 से 500 500 और 50 50 6 इनकी 600। ठीक है, तो सर जानते हैं हम लोग कि v बराबर होता है d/t और t बराबर में होता है
d/v। क्या हो जाएगा टाइम बराबर में वो हो जाएगा d, यानी कि 600 और बटे में हो जाएगा 200 बटे में 9। ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये कर जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 9 3 27 सेकेंड में ये टाइम लगेगा इसको ट्रेन को पार करने में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 12 से 16 माइनस का 32d बराबर में d है जो 8 विभाज्य है तो d का मान ज्ञात कीजिए। जैसे d का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8 से विभाजित होने वाली संख्या। यहाँ से अगर d का मान कितना रखते हैं, यहाँ से ऑप्शन ए में अगर रखते हैं, ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में है 8, ठीक है। ऑप्शन बी में कितना है, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में कितना है, यह है 6 और ऑप्शन डी में कितना है, ऑप्शन डी में है 4 है। जैसे अगर ऑप्शन ए को उठाते हैं तो ऑप्शन ए में कितना है 8 है और संख्या दिया है 12 से 16 माइनस का 32d, यानी कि 32 डी की जब रखते हैं 8 तो बराबर होना चाहिए हमको 3 अंक वाली संख्या। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8 और ये 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 11 में से 3 जाएगा 8 और ये कितना है, ये 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो हमारा ऑप्शन ए सही लग रहा है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 2 है तो 2 यहाँ पर अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 322। ये 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 11 में से 2 जाएगा 9 और ये 11 में से 3 जाएगा 894, जो कि 8 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी कट जाएगा, वैसे ऑप्शन सी भी कट जाएगा। ऑप्शन डी को देख लेते हैं, ऑप्शन डी में है 4, ऐसे अगर रखते हैं 4 तो ये 324, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 11 में से 2 जाएगा 9 और ये 11 में से 3 जाएगा 892, ये भी 8 विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। ऑप्शन डी भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी का जगह पर आ जाएगा हमारा 8, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो तो 180 डिग्री। यहाँ से अनुपात में कितना दिया है, अनुपात में तीनों कोणों का जो मान दिया है वह दिया है 2:3:4। तो ये अनुपात में जो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, अनुपात में जो हो जाएगा 9 और तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 के 20 डिग्री। तो पूछा क्या है, पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है, 4 है, और सबसे छोटा अनुपात है 2। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा अनुपात में, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का मान ज्ञात करना है तो 2 बराबर हो जाएगा 20 गुने का 2, यानी कि इन दोनों का अंतर हो जाएगा 40 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से एक व्यक्ति के 2 मीटर ऊंचे हाथ के बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो एक आदमी है वो है ए बी, ठीक है, ये ए और ये बी हो गया आदमी, और इसके ये हाथ है और इसके हाथ से 296 मीटर की दूरी वाला जो है पतंग वो कोण बना रही कितना का, 30 डिग्री का, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से ये और यहाँ से ये हो जाएगा जमीन, ठीक है। जब ये हो जाएगा जमीन तो ये हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ से दिया है, ये भी हो जाएगा 2 मीटर और ये भी हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ से कोण कितना बना रहा है, बना रहा है कोण 30 डिग्री का, और पतंग की लंबाई कितना है, यानी कि धागे की लंबाई वो है 296 मीटर, यानी कि वाला लंबाई जो है वो 296 मीटर। तो साथियों हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे वाला होता है √3, ठीक है। तो जब √3 ये हो गया और ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कोण, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का जो मान दिया है वो कितना दिया है 296 मीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 148 मीटर, ठीक है। यहाँ से ये 1 का मान आ गया 148 मीटर, और बोला है कि जमीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जमीन से लेकर ये पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला पूरा दूरी पूछा है, तो ये जब हो गया यहाँ से 148 मीटर ये हो गया, और ये कितना है आदमी की ऊंचाई, आदमी की ऊंचाई की हाथ की लंबाई जो है वह 2 मीटर। तो टोटल लंबाई कितना देगा पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 148 प्लस का 2, यानी कि 150 मीटर जमीन से पतंग की ऊंचाई है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। जैसे व्यंजक कितना दिया है, यह दिया है 9 गुने 0.9, फिर है कितना इंटू का 0.09, उसके बाद है कितना
0.009, फिर है इंटू का 1/3, फिर है गुने का 1/0.03, फिर है 1/0.003। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 0.3 और ये 0.9 कट कर 3 बार में, और ये भी कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, और ये भी कट जाएगा 3 बार में। ऐसा हमारा मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 33 के 9 या 27, 27 9 कितना होता है? 27 इंटू का 9, ये हो जाएगा 9 से 63 के 3 80, 6 9 दूनी 18 और 6 24 243। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2√2 प्लस का रूट 7 बटा में 2√2 माइनस का रूट 7 बराबर में है x प्लस वाई रूट 14 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि 2√2 प्लस का और रूट 7 और बटे में दिया है 2√2 माइनस का रूट 7 और बराबर में x प्लस का y रूट का 14। तो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अगर करते हैं हर पेन में करण, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√2 प्लस का रूट 7 और बटे में हो जाएगा 2√2 माइनस का रूट 7 और गुना हो जाएगा कितना से? ये हो जाएगा 2√2 प्लस का रूट 7 ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस बी और इंटू का a प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के रूट 7 का स्क्वायर 7 और प्लस के 2ab 2 दूनी 4 रूट 14, ठीक है। और बटन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू का a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा माइनस का रूट 7 का स्क्वायर 7 और बराबर में इधर किधर है? इधर है x प्लस का y रूट का 14। यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस का y रूट का 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 8 7 15 प्लस का 4 रूट 14 और बटे में हो जाएगा ये 8 में 7 यानी कि 1 यानी कि 15 प्लस का 4 रूट 14 बराबर में हो जाएगा x प्लस का y रूट का 14। तो दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, बोथ साइड आर कंपेयर करने पर ये कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा यहाँ से 15 और y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 10 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 31 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है a प्लस बी प्लस सी, इसका मान दिया है 10 और दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है? ये दिया है 31। तो हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो साथियों अगर इसको अगर दोनों तरफ वर्क करते हैं कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए बराबर में हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो कितना मान दिया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए का मान दिया है 31। यहाँ से हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का हो जाएगा इतना कितना दिन लिख सकते हैं? 31 गुने का हो जाएगा 31 बराबर में ये हो जाएगा 100। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 31 दूनी 62, तब प्लस 62 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 62। यहाँ से मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 100 माइनस का 62, ये हो जाएगा 62 78 और 30 100 यानी कि 38 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, tan 1 डिग्री इंटू का tan 2 डिग्री इंटू का tan 3 डिग्री ऐसे ही करते करते tan 89 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है tan 1 डिग्री इंटू का tan 2 डिग्री इंटू का tan 3 डिग्री ऐसे ही करते करते दिया है tan 89 डिग्री, ठीक है। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot
थीटा। ठीक है, यहाँ से tan 1 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 89 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot का 89 डिग्री। tan 1 डिग्री लिख सकते हैं cot 89 डिग्री। 80 का जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot का 89 डिग्री इंटू का हो जाएगा cot का 88 डिग्री इंटू का हो जाएगा cot का 87 डिग्री। ऐसी करते करते यहाँ पर tan 50 डिग्री और आगे भी हो जाएगा ऐसी करते करते tan 89 डिग्री तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये होगा tan 89 डिग्री और ये cot 89 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि cot थीटा इंटू का tan थीटा इक्वल टू होता है 1। ऐसे ये भी कट जाएगा, यहाँ पर जो होगा वो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो लास्ट में कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 16 सेंटीमीटर के भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे 3 ठो घन है और उसको जोड़ा जाता है, जैसे कि दोस्तों कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि हमारा एक तो घन हो गया, ठीक है, और इसके कितना है, इसका प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले, यानी सब भी भुजा इसका 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसमें एक 3 तो ऐसे ही और घन जोड़े जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ऐसे ही करते करते तो ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, फिर तीसरे को जोड़ेंगे ये भी हो जाएगा 16। यानी कि यहाँ से लंबाई टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर का। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई तो सबका सेम है कि 16 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा ये भी 16 सेंटीमीटर। तो साथियों में जानते हैं कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2 इंटू का LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू का LB यानी कि 48 इंटू का 16 प्लस का BH तो 16 इंटू का 16 प्लस का HL 16 इंटू का 48। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू का ये 48 गुने 16 यानी कि 768 प्लस का ये 16 से 256 और ये हो जाएगा प्लस का 768। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 16 16 6 22 की 2 हासिल 2 6 2 8 5 13 13 6 19 के 9 हासिल 1 7 2 9 9 7 16 16 और 1 17 1792 इंटू का 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 17 दूनी 34 1 35 इंटू 3584 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42 49 56 और 63 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो साथियों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा तो जिसे विभाजित होने के लिए बोलेगा उसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, और जोड़ने के लिए बोला तो जस्ट अपोजिट कर देंगे कि इसका एलसीएम निकाल कर जितना संख्या दिया रहेगा उसमें हम लोग घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है 42 49 56 और कितना दिया है 63 दिया है। यहाँ से ये जगह 2 बार में 21 दूनी 42 ये 49 और ये 28 दूनी 56 और ये 63। अब कितना जाएगा, अब जाएगा ये 3 से ये जगह 70 21 और ये 49 ये 28 और ये 21 या 63। ठीक है, अब कितना जाएगा, अब जाएगा ये 7 से ये हो जाएगा 7 से कम 7 7 से 49 7 चौक 28 और 70 21। अब नहीं जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 6 7 42 42 7 42 7 4 इंटू का 3। यहाँ से हमारे गुना करें कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3528। ठीक है, और संख्या कितना दिया है, संख्या दिया है कि 3500 में जोड़े जाने पर जोड़ना है तो यहाँ से हो जाएगा कितना अपोजिट यानी कि घटाना होगा हमको। तो संख्या हो जाएगा अभीष्ट संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना है 3500 है, यानी कि 3528 माइनस का 3500 इनको संख्या जो है वो है 28। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यानी कि जो भी ब्याज का गणना किया जा रहा है वो किया जा रहा है छमाही में। जैसे कितना दिया है, यहाँ से जो दिया है मूलधन दिया है 8,000 रुपया, ठीक है, इनकी पी दिया है 8,000 रुपया, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा छमाही, ये हो जाएगा 3 छमाही, इनकी 3 छमाही। और रेट कितना है, रेट यहाँ पर है 10%, इनकी रेट है 10%। तो अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, इनकी एक छमाही पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%, जैसे रेट हो जाएगा 5%। तो यहाँ से 3 छमाही ज्ञात करना है। तो साथियों हम लोग बतलाए थे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कि यहाँ से पर हम लोग निकालेंगे एक छमाही ऐसे, यहाँ से ऐसे ही, जैसे एक छमाही का ऐसे कितना हो जाएगा 8,000 का निकालेंगे और 5%, तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 का 5%। ये 2 से 2 कैंसिल और ये 8 5 40 यानी कि 400 हो जाएगा। और 400 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है, फिर 400 का निकालेंगे 5%, तो 10% हो जाएगा 40, तो 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। फिर इस 20 का दोगुना करेंगे तो ये 20 दूनी 40, फिर निकालेंगे यहाँ से इसका 5%, तो 10% हो जाएगा 2, तो 5% हो जाएगा 1। और इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारे टोटल CI, तो ऐसा हो जाएगा 4 4 8 4 12 यानी कि 1200 और ये 40 20 60 और एक 1261 रुपया हो जाएगा इसका टोटल CI। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 1,000 और 3,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ से पहले ज्ञात करेंगे कि 1,000 और 3,000 के बीच पहली संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1,000 को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 7 98, यहाँ से हमारा बच जाएगा 2, फिर यहाँ से 0, यहाँ से कितना जाएगा 70 21, यानी कि 1,001 जो है वो पहली संख्या है, ठीक है। तो दूसरी संख्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,008। फिर आगे से करते करते कितना जाएगा अंतिम संख्या कैसे निकालेगा, कितना है 3,000 के बीच है, क्योंकि 3,000 को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28 2 0, फिर कितना जाएगा 7 दूनी 14 6 0, यहाँ से हो जाएगा 7 8 56, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना शेषफल बच रहा है 4, यानी कि अगर ये 4 शेषफल यहाँ से घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा अंतिम संख्या तो 7 से पूर्णतः विभक्त है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2996 आ जाएगा हमारा अंतिम संख्या। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1001, डी का मान हो जाएगा 7, एन का मान पूछा है और टीएन कितना हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा 2996। तो एन का मान पूछा था, टीएन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी, यहाँ से हो जाएगा 2996 बराबर में 1001 एन माइनस 1 इंटू का डी कितना है 7 है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1995, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 में से एक जगह 1 और 6 में से एक जाएगा 5 बराबर यहाँ से जाएगा एन माइनस 1 इंटू का डी यानी कि 7। ये करेगा कितना बार में, ये करेगा 7 दूनी 14 5 यानी कि 59 हो गया, ठीक है। तो 7 8 56 3 7 5 285 बराबर में आ गया हमारा एन माइनस 1। एन बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 285 प्लस का 1 यानी कि 286 ऐसी संख्या है जो 1,000 और 3,000 के बीच साथ विभाजित होने वाली संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है एक गाय को 1,000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1,010 रुपये में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथी यहाँ से मान लेते हैं कि गाय का क्रय मूल्य जो है वो है 100%, ठीक है। गाय का जो क्रय मूल्य है वो है 100%। तो कितना है, यहाँ से दिया कि 1,000 रुपये बेचने पर, 1,000 रुपये में बेचने पर जितना उसको लाभ होता है उसे 1,010 रुपये में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है, यानी कि 1,010 रुपये में बेचने पर उसको 5% का अधिक लाभ होता है। यहाँ से संख्या मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, क्योंकि 10 संख्या बराबर कितना दिया है 5% अंतर दिया है। ऐसा हो जाएगा 1% का मान ये हो जाएगा 2, तो कितना मान है, ये मान है सीपी इसका 100%, 100% बराबर मुझे कितना 100% बराबर हो जाएगा 2 गुने का 100, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है वो है 200 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है 7 अंकों वाली संख्या 6784 3 11 से विभाज्य है, जहाँ ए एक अंक वाली पूर्ण संख्या है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि 11 का विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है सम और विषम संख्याओं का अंतर जब 0 आ जाएगा तो 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो कितना संख्या दिया है, यहाँ से संख्या दिया है कि 6784 3 a और 2 दिया है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले गिनते हैं सम संख्या 6 + 8 + का 3 + का 2, यानी कि 8 6 14 14 3 17 2 19, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस का 7 4 11 11 प्लस का a, यानी और इसका जो अंतर आना चाहिए वो आना चाहिए 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस का 11 माइनस का a बराबर में 0। यहाँ से ये हो जाएगा 19 में से 11 जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये माइनस a इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का a, यानी कि a बराबर आ गया 8, यानी कि वो संख्या जो है वो है 8। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक निश्चित धनराशि को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1 हिस्सा मिलता है, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, और सी को ए से 1200 रुपये कम मिलते हैं। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से मान लेते हैं कि ए बी सी यानी कि तीनों का राशि जो है वो है 6 रुपया। ठीक है, तो टोटल राशि यहाँ से मान लिए है 6 रुपया। तो कितना मिल रहा है, ए को जो राशि मिल रहा है वो मिल रहा है 1/3, यानी कि ए को जो राशि मिल रहा है वो मिल रहा है 1/3। तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रुपया। ठीक है, अभी कौन है, अभी बी और सी है। तो आगे बोला है कि बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, यानी बी को सी से 3 गुना राशि मिलता है। तो मान लेते हैं कि सी को मिला है 1 रुपया, तो बी को राशि कितना मिलेगा, ए सी से 3 गुना, यानी कि इसको मिलेगा 3 रुपया। ठीक है, तो इन तीनों राशियों कितना अनुपात आ गया, 2:3:1। और आगे दिया है कि और सी को ए से 1200 रुपये कम मिल रहा है, यानी कि सी और ए का अंतर दिया है 1200 रुपया। तो ऐसे अनुपात में कितना अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 1 का मान दिया है 1200 रुपया। तो पूछा क्या है, पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है। तो ए का अनुपात में कितना राशि माने, ये माने 2। तो यहाँ से 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 × का 2, यानी कि इसका मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2400 रुपया जो है वो ए का हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य, यानी कि 15 नोटबुक का सीपी जो है वो बराबर है 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये 3 × 4 = 12, यानी कि यहाँ से सीपी और एसपी का जो आ जाएगा भिन्न वो आ जाएगा 4/5। तो बोला क्या है, बोला है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई वस्तु खरीद रहा है 4 रुपये में और बेच रहा है 5 रुपये में, यानी कि इसके कितना लाभ हो रहा है, इसका लाभ हो रहा है 1 रुपया का। इनके यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे 1/में, किसका लाभ हो रहा है, तो 400 हो रहा है, और गुने का हो जाएगा 100। तो ये जगह 25 × 4 = 100, यानी कि उसको लाभ हो रहा है 25% का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यहाँ से हमारा कोई एक पार्क है, तो मान लेते हैं कि हमारा ABCD हमारा एक पार्क है, ये A, ये B, ये C और ये है D। ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई कितना दिया है, 18 मीटर दिया है। ये है 18 मीटर, यानी कि सभी भुजा इसका है 18 मीटर का। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, यानी कि यहाँ से 3 मीटर बढ़ाया जा रहा है, यहाँ से भी 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर, और यहाँ से भी सब 3 मीटर बढ़ाया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 18, तो 3 यहाँ से बढ़ेगा 3 यहाँ से बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ जाएगा 6 मीटर, ये भी बढ़ जाएगा 6 मीटर, ये भी हो जाएगा 6 मीटर, और ये भी हो जाएगा 6 मीटर। यानी कि अगर देखते हैं पूरे का एरिया, तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि पूरे का जो भुजा हो जाएगा वो होगा 18 × 6 = 24, यानी कि पूरे का भुजा हो जाएगा 24, और केवल वर्गाकार पार्क का भुजा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18। यानी कि अगर पूरे में से अगर हम वर्गाकार पार्क का एरिया घटा देंगे तो हमारा जाएगा सड़क का एरिया। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सड़क का एरिया बराबर में सड़क का एरिया, क्योंकि वर्गाकार तो वर्ग का होता है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर
माइनस का 18 का स्क्वायर, 324 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576, ठीक है। इनकी 576 माइनस का 18 का स्क्वायर 324, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6 में से 4 जाएगा 2, और ये 7 में से 2 जाएगा 5, और ये 5 में 3 जाएगा 2, 252 जो है वह है सड़क का एरिया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में 3 कंपनियों एक्स, वाई और जेड द्वारा अलग अलग वर्षों में पेपर उत्पादन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। संदर्भ क्वालिटी इन लाख टन, यानी कि मात्रा लाख टन में है। प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लाख टन, पेपर का उत्पादन लाख टन में। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, यानी कि 31 नंबर का यह है, कंपनी एक्स द्वारा सभी वर्षों में किया गया कुल उत्पादन लाख टन में ज्ञात कीजिए। तो कंपनी एक्स कितना है, इनकी पहले वाला है डीप वाला, तो निकाल देंगे। इनकी 31 नंबर कितना हो जाएगा, 31 नंबर का हो जाएगा इनकी एक्स के टोटल उत्पादन वो कितना है, अगर 1996 में देखते हैं तो 1996 में है 30, ठीक है। और 1997 में कितना है, 1997 में ये देखने पर 45। अगर हम 1998 में देखते हैं तो 1998 में कितना है, 1998 में यह है 25, ठीक है। और 1999 में अगर देखते हैं तो 1999 में कितना है, एक्स का मान यह है 50। और अगर देखते हैं 2000 में, तो 2000 में एक्स का मान कितना है, यानी कि कंपनी एक्स का मान है यह है 40। टोटल उत्पादन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 50, 90, 90 और 30, 120, 120 और 45, 165, 165, 75, 70 और 20, 90, यानी कि 190 लाख टन जो है वह है एक्स का सभी वर्षों में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। 32 का देखते हैं, तो 32 में क्या है, 32 में है 1996 और 2000 के दौरान किस कंपनी में उत्पादन आंकड़े की सबसे कम परास दर्ज की गई है, ठीक है। यानी कि रेंज यहाँ से ज्ञात करना है किस कंपनी का कम है। तो 1996 में कितना है, अगर हम एक्स कंपनी का देखते हैं तो एक्स कंपनी कितना है परास, एक्स कंपनी का जो परास है वो है सबसे बड़ा मान कितना है, सबसे बड़ा मान 2000 में यह है 40, ठीक है। और सबसे छोटा मान कितना है, तो छोटा मान जो है वह है 1996 में 30, इसका परास जो है वह है 10। अगर यही कंपनी वाई का देखते हैं तो कंपनी वाई का परास कितना हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कितना है कंपनी वाई में, तो कंपनी वाई में जो सबसे ज़्यादा है वो है 50, और सबसे कम कितना है, सबसे कम जो है वो है 25, ठीक है। इसका परास कितना हो जाएगा, इसका परास हो जाएगा 25। और वही देखते हैं कंपनी जेड का, तो कंपनी जेड का परास कितना हो जाएगा, कंपनी जेड का जो परास हो जाएगा सबसे ज़्यादा कितना है कंपनी जेड का, कंपनी जेड का सबसे ज़्यादा जो है वह देखने पर 35 है, और न्यूनतम भी इसका 35 है। किसका हो जाएगा कितना, 0। सबसे कम परास किसका है, सबसे कम परास जो है वह है जेड कंपनी का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है, 33 नंबर है। दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में किस कंपनी का औसत उत्पादन कम रहा है, यानी कि सभी का यहाँ से एवरेज निकालना पड़ेगा। तो निकाल देते हैं, यहाँ से एक्स का अगर एवरेज निकालते हैं तो एक्स का एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस का 45 प्लस का 25 प्लस का 50 प्लस का 40, ये सभी वर्षों में। और बटे में कितना वर्ष है, ये 1 2 3 4 5, इनके बटे में हो जाएगा 5। यहाँ से हमारा आ जाएगा 50, 40, 90, 90, 30, 120, 120 और 45, 165, 165 और 25, 190, इनकी 190 बटा में हो जाएगा 5। यहाँ से हमारा आ जाएगा 25, 15, 4, 5, 8, 40। एक्स का कंपनी का एवरेज है 38। यही अगर वाई का देखते हैं तो वाई का कितना हो जाएगा, तो वाई का हो जाएगा 25, 35 प्लस का 35 प्लस का 40 प्लस का 50 और बटे में कितना हो जाएगा, टोटल वर्षों की संख्या हो जाएगा 5 वाई के सभी वर्षों में। ये जगह 35, 35, 70, 70 और 20, 90, 5, 95, 95 और 50, 140, 45, 145 और 40, यानी 185, इनकी वाई का एवरेज आ जाएगा 185 बटे में 5। ये हो जाएगा 25, 15, 3, 7, 5, 6, 35, वाई का आ जाएगा 35। और यही अगर जेड का देखते हैं, जेड का कितना हो जाएगा, जेड का हो जाएगा 35 प्लस का 40 प्लस का 45 प्लस का 35 प्लस का 35 बटे में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा, ये 35, 35, 70, 70 और 30, 100, 105, 105 और 45, 150, 150 और 40, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 190।
190 बटा में हो जाएगा 5, ये इसका ही मान हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 38। तो हमसे पूछा गया क्या, पूछा गया है कि दिया गया कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में किस कंपनी का औसत उत्पादन कम रहा है। तो कम किसका रहा है, वाई का रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और साथियों आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जय चरण के प्लेलिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, या उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और साथियों आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथियों ये वीडियो जो है प्रतिदिन आपको आता रहेगा और आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।